गूगल के ऊपर गायरेशन का ये मतलब दिया है, जो भी पूछ रहे थे ना गायरेशन, चैट बॉक्स में देखो। इन शॉर्ट, गायरेशन मतलब घूमना, रिलेटेड टू रोटेशन। मैं तुम लोगों को एक लॉ बता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं इसमें वो इंक्लूड किया है या नहीं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और वो लॉ पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तुम लोगों ने कभी टॉप खेला है? टॉप, भौरा भौरा। तो अगर तुम लोगों ने अच्छे खासे फोर्स के साथ उसको फेंका ना, तो वो बहुत अच्छे से घूमता है, और जितने जोर से वो घूम सकता है उतना वो स्टेडी रहेगा, हिलेगा नहीं। घूमेगा लेकिन स्टेडी रहेगा उसका एक्सिस। लेकिन उसको फेंकते समय तुम लोगों का कुछ तो मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, और उतने अच्छे खासे फोर्स या स्पीड के साथ उसको तुम लोगों ने नहीं फेंका, तो वो घूमेगा लेकिन थोड़े ही फोर्स के साथ घूमेगा। तो वो जल्दी नीचे गिर जाएगा, मतलब उसका एक्सिस चेंज होते जाएगा और बाद में वो लेट जाएगा पूरा। ये देखा है तुम लोगों ने कभी? एक्सपेरिमेंट किया है? ठीक है, ये एक एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल है, देखो, साइकिल, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकिल चलाना, तो स्टार्टिंग में ना बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों को हैंडल को थोड़ा लेफ्ट राइट करना पड़ता है, हल्के से करना पड़ता है पैडलिंग करते समय, जब हम लोग रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है, तो तुम लोगों को हैंडल कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जब तक टर्न नहीं आता तब तक तुम लोग थोड़ा सा भी इसको बोलते हैं मैन्यूवर करना, कंट्रोल करना। तो जब अच्छे खासे स्पीड के साथ हम लोग किसी चीज को घुमाते हैं ना, तो उसका एक्सिस जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन उसके पास अगर स्पीड कम रहेगा, तो उसका एक्सिस जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस लॉ इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ गायरेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ गायरेशन, GYRATION, गायरेशन। आई होप ये लॉ क्लियर हो गया। हाँ, सृष्टि हैंडल छोड़कर भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा स्पीड होना चाहिए और बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए साइकिल के ऊपर, तभी कर सकते हैं। तुम लोग पैडलिंग के स्टार्टिंग में हैंडल छोड़ के साइकिल चला के दिखाओ, गिर जाओगे कंफर्म। तो एक अच्छा खासा स्पीड मिलने के बाद ही तुम लोग वो सब सर्कस कर सकते हो, हैंडल छोड़ना, साइकिल के ऊपर खड़े रहना, सीट के ऊपर बैठना, सीट पीछे वाली सीट के ऊपर चले जाना, कुछ भी कर सकते हो ना। आशिष, तुझा क्वेश्चन जो आहे ना, त्याचा आन्सर तुझ्याच क्वेश्चन मध्ये लपलेला आहे। बाईक इंजिननी चालू होते बरोबर, आणि इंजिनचा आरपीएम माहितीये का तुला किती असतो? तो थोडा जरी रेस दिला ना, तरी खूप जास्त आरपीएम इंजिन प्रोव्हाइड करतो। इंजिन पॉवर प्रोव्हाइड करते आपल्याला, त्याचं आणि सायकलचं कंपॅरिझन केलं तर ती पॉवर खूप जास्त असते।
त्याच्यामुळे बाईकला बॅलन्सचा एवढा इश्यू येत नाही. आरपीएम म्हणजे रिव्हॉल्युशन किंवा रोटेशन्स पर मिनिट. स्पीडोमीटरच्या बाजूला अजून एक मीटर असतो बघ, त्याच्यावरती आरपीएम दिलेला असतो. इंटू 1000 असं लिहिलेलं असतं याच्यावरती आणि नंबर असतात 2, 4, 6, 8, 10, 12. म्हणजे जर तो काटा 2 वरती असेल तर इंटू 1000 करायचे, म्हणजे त्यावेळेस त्या इन्स्टंटला इंजिन 2000 आरपीएम प्रोव्हाइड करत आहे. 2000 आरपीएम म्हणजे एका मिनिटामध्ये 2000 सायकल कंप्लीट होत आहेत. टायरच्या नाही, इंजिनच्या म्हणतोय मी. आई होप ये क्लियर है आता. तो ये पढ़ लिया सब. यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन भी दिया है कहीं तो. कहाँ पे गया? के इज डिफाइंड, ये देखो यहाँ पे के इज डिफाइंड एज the radius of gyration of the object about the axis of rotation. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. पहले क्या था? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर था ना. अब उस R के जगह पे K डाल देना है क्योंकि K बन गया रेडियस ऑफ गायरेशन. अब ये जो लाइन है ना, ये दिमाग में फिक्स कर लो हमेशा के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाली लाइन क्या रिपीट अगेन? कीर्ति क्या समझा क्या नहीं? मैंने कुछ बोला ही नहीं. अरे रिपीट क्या करूं वो तो बताओ. मैंने कुछ बोला ही नहीं. मैंने बोला कि ये यहाँ पे डेफिनेशन है और ये लाइन दिमाग में फिक्स करो. इसमें क्या रिपीट करना है? क्या एम के वाला? अरे रेडियस के जगह पे के डाल दिया, आर के जगह पे के डाल दिया, इतना ही बोला मैंने. तुम लोग क्या सो जाते हो क्या बीच बीच में? कनेक्शन तो सबका अच्छा है, मेरा कनेक्शन तो और अच्छा है. अच्छा लेट ज्वाइन हुई? क्यों लेट क्यों ज्वाइन होते हो तुम लोग? देखो अभी भी वंशिका वेटिंग में ही है. क्या करते हो ना तुम लोग भी. मुझे इसका मतलब समझाओ चलो. लार्जर द वैल्यू ऑफ के, फार्दर इज द मास फ्रॉम द एक्सिस. अच्छे से समझाओ चलो, एक्सप्लेन करो. कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो उसको अनम्यूट भी करता हूं मैं. अरे क्या हो क्या गया है तुम लोगों को? मुझे ये लाइन का एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा? लार्जर द वैल्यू ऑफ के, फार्दर इज द मास फ्रॉम द एक्सिस. इसका मुझे अच्छे से एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा? उसको मैं अनम्यूट करता हूं.
देखो तुम्हारा ना मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, जब मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ ना, तो तुम लोग मुझे दूसरे लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके देते हो। सृष्टि ने किया इंग्लिश इंटू हिंदी कन्वर्जन, विनायक आशीष ने किया इंग्लिश इंटू मराठी कन्वर्जन। अरे मुझे वो आता है, मुझे तीनों लैंग्वेज अच्छे से आते हैं। मुझे कन्वर्जन चाहिए तो मैं गूगल के ऊपर पूरा पेस्ट कर दूंगा ना। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। शिष्य नहीं, शुभम शुभम। अरे जो भी है वो, मुझे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन करके नहीं चाहिए। मुझे उसका मतलब चाहिए, मतलब। भाषांतर नहीं चाहिए उसका। रोहित। रोहित। ये एक्सप्लेन करो लाइन, लार्जर से लेके एक्सिस तक। वंशिका, क्या बोलना क्या चाहती है तो? तुम लोगों ने स्टार्टिंग से लेक्चर में ध्यान दिया है क्या? स्टार्टिंग से सबका ध्यान है क्या लेक्चर में? जो बराबर टाइम पे ज्वाइन हुए उनके लिए ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। फर्स्ट सेशन का स्टार्टिंग का पार्ट याद करो, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। जनरली ना मैं जो स्टार्टिंग में एग्जांपल देता हूँ ना, उसके ऊपर ही हम लोग एंडिंग में कंक्लूजन निकालते हैं, इतना याद रखो। ऑलमोस्ट सारे लेक्चर ऐसे ही मैंने डिजाइन किए होते हैं। जो स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ कि इस चीज के ऊपर ध्यान रखो, ये एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल से हम लोग उस लेक्चर का एंड करते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है हर लेक्चर में। तो ये तुम्हारा हिंट है, क्ल्यू है। चलो मैं ही जवाब दे देता हूँ। कुछ याद है स्टार्टिंग में मैंने डंबल का एग्जांपल दिया था? एक्सिस वन वर्टिकल था, एक्सिस टू हॉरिजॉन्टल था। याद आया क्या? जल्दी बताओ। तो उसमें से एक्सिस वन जो था ना, यानी वर्टिकल एक्सिस, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा थी क्योंकि मास दूर था। फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ही नहीं जाएगा।
याद आया क्या कुछ? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ये अपना एक्सिस 1 था, और ये एक्सिस 2 था। तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बन जाएगी? इतनी। इसको हम लोग नाम देंगे K2। K फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन सेकंड एक्सिस के लिए, ये K2 हो गई। और इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगी K1। अब मुझे बताओ K1 बड़ी है या K2? K1 बड़ी है या K2? K1 बड़ी है ना, तो उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूरी पे है, देखो ना, मैक्सिमम मास यहाँ पे और यहाँ पे, दूर है ना वो। लेकिन वही अगर तुम लोग इस एक्सिस के बारे में देखते हो तो K2 छोटा है, इसका मतलब एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन करीब है। ये अगर नहीं समझा है तो तुम लोगों को आगे का समझना मुश्किल हो जाएगा। यहां से अब नया पार्ट शुरू हो रहा है, जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब तक अपने पास जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या बोल सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन आया है, उसके साथ साथ रिंग का भी अपने पास आंसर है, बराबर ना? और दूसरा आंसर किसका आया? डिस्क का आया। तो उसके आगे का पार्ट देखो, ये इतना इंफॉर्मेशन काफी नहीं होता है। अगर मुझे अलग अलग वैल्यूज निकालने हैं तो मेरे पास कुछ थ्योरम होने चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले के साथ। उसमें से एक थ्योरम है जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब क्या? मतलब बहुत ही सिंपल है। कंसिडर करो, मेरे पास ये एक सर्कल है या सर्कुलर रिंग है। उसके सेंटर से जाने वाला ये एक्सिस है मेरे पास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है मेरे पास, मतलब कैपिटल आई की वैल्यू। अब मैं एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। मुझे बताओ ये एक्सिस पहले एक्सिस को पैरेलल है या परपेंडिकुलर? पैरेलल है ना? तो इमेजिन करो, स्टार्टिंग में मैं एक रिंग को या डिस्क को उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड घुमा रहा था। अब मेरा मूड चेंज हो गया, उसी ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अराउंड घुमाना है मुझे। घुमा सकते हैं ना? अरे डिस्क के एंड में मैंने उंगली रख दी और दूसरे एंड से उसको घुमाना शुरू कर दिया, मतलब ये जो डिस्क है वो अब इस एक्सिस के अराउंड घूमेगी ऐसी। इमेजिन कर रहे हो? अब तक वो सिर्फ यहाँ पे घूम रही थी, अब इस एक्सिस के अराउंड वो ऐसे घूमेगी। तो इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा ना, वो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इन शॉर्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्योंकि अपने पास इसका आंसर है, इसको यूज करके
पैरेलल एक्सिस का मैं थ्योरम बनाने वाला हूं, इसलिए इसका नाम हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब समझा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, या क्यों करने जा रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि गिवन ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही जाने वाला एक्सिस है और उसके अराउंड ही ऑब्जेक्ट घूम रहा है, नहीं। ऑब्जेक्ट को हम लोग कौन से भी कितने भी एक्सिस बना के उसके अराउंड घुमा सकते हैं। और एक एग्जांपल, ये मैंने नया एक्सिस ड्रॉ किया, ये बताओ ये पहले एक्सिस के साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के लिए, तो जो थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा उसका नाम बन जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नहीं तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात आती है तो उसमें तीन एक्सिस इमेजिन करने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड। इनको ऑर्थोगोनल एक्सिस बोला जाता है। एक्सेस बोल रहा हूं मैं, ए एक्स ई एस, बहुवचन अनेक वचन है एक्सिस का। और ये तीनों आपस में हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, बराबर ना, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ऑर्थोगोनल एक्सिस। तो अब शायद तुम लोगों को क्लियर हो गया कि दो थ्योरम की जरूरत क्यों है। गिवन एक्सिस को नया एक्सिस पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम लोगों को फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे और उनके लिए थ्योरम का प्रूफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है ना, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक यही है सब। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस करने पड़ते हैं, मतलब एक्सिस बदलना पड़ता है। तो तुम लोग उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है यहाँ से, यहाँ से। ये थियोरी का पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग है, प्रूफ इसके नीचे चालू होगा। तो पहले तो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो अच्छे से। जानबूझ के हमेशा रैंडम शेप ही बनाए जाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि अगर रैंडम शेप के लिए हम लोग एक बार डेरिवेशन कंप्लीट कर देते हैं ना, तो रेगुलर शेप के लिए अपने आप वो साबित हो जाता है। रेगुलर शेप मतलब अच्छे होते हैं ना, रिंग, डिस्क, सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ये सारे रेगुलर शेप से। अगर मैं ये पोटैटो जैसे शेप के लिए प्रूव कर देता हूं तो अपने आप वो बाकी के शेप के लिए भी प्रूव हो जाएंगे। इसलिए हमेशा इरेग्युलर यानी रैंडम शेप यानी आर्बिट्ररी शेप को ही कंसीडर किया जाता है डेरिवेशन में। याद है तुम लोगों को डाउट सेशन में मैंने गॉस थ्योरम एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ाया था। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका भी जो प्रूफ है उसके लिए भी एक रैंडम शेप ही दिया था। मुझे पता नहीं तुम लोगों की मेमोरी कितनी शार्प है, लेकिन मैंने ये पढ़ाया था तुम लोगों का। ये जो सेकंड यूनिट टेस्ट था उसके पहले किसी ने तो डाउट पूछा था, आरकेडी वाले ही थे शायद। फिर से बता रहा हूं, ये डायग्राम को अच्छे से देख लो। इसके ऊपर बोर्ड्स में प्रूव करने के लिए पूछते हैं, एक्सप्लेन दी पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का है। ओके, ये ओरिजिनल एक्सिस है जो ओ से पास हो रहा है। इसको हम लोगों ने नया एक्सिस बनाया है पैरेलल,
तो ये नया एक्सिस है, इसका पॉइंट दिया है सी। ओ और सी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन सा भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है ना, ज्योमेट्री में थ्योरम है ये, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बहुत सारे डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ओ और सी की लेंथ बन जाएगी स्मॉल एच की इतनी। ये पॉइंट एन है, ये कंस्ट्रक्शन किया है बाकी का, और ये पॉइंट डी है। तो ओ से लेके डी तक ओडी बन जाएगा, ओ से लेके सी तक ओसी, ओसी मतलब एच, ये बन जाएगी ओ एन, और सी से लेके डी तक की लेंथ बन जाएगी सी डी। तो ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, ये याद रखो। और इसके साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, बराबर ना। हेलो, तो चलो तुम्हारा मैं टाइम बचाता हूँ, ये बीच का टाइम पास मत पढ़ो, डायरेक्ट प्रूफ चालू कर देते हैं। याद कैसे करना है ये प्रूफ को बताता हूँ। देखो, अगर मैं ओ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाता हूं, तो वो आई ओ बन जाएगा या आई जीरो बन जाएगा। और हम लोगों ने एक रैंडम पॉइंट जिसका मास डीएम है वो एज्यूम किया है कैपिटल डी के यहाँ पे। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट है, देखो एरो, एरो का, एरो हेड का टिप देखो, एंड देखो कहाँ पे, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बोल्ड पॉइंट है देखो, उसका मास डीएम है, और उसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस यूज करना है मुझे। तो ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ओडी। तो आईओ के फॉर्मूला में देखो क्या बनना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वायर डीएम। ओडी स्क्वायर मतलब ही डीओ स्क्वायर ना, डिस्टेंस है, डज नॉट मैटर कहां से शुरू कर रहे हो कहां पे खत्म होता है। ए टू बी, बी टू ए, डिस्टेंस सेम ही हो जाएगा ना, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसी पॉइंट के लिए सी के साथ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो मुझे डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, सीडी। तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईसी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीडी स्क्वायर डीएम। ये देखो यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, ये पोर्शन पढ़ लो जल्दी। हो गया। अरे कुछ नहीं, मैंने अभी जो बोला वही है सिर्फ सब। अब मुझे बताओ, मैं ये ओडी के लिए क्या क्या लिख सकता हूं। ओडी का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर, बराबर ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ओडी स्क्वायर की जगह पे क्या डालेंगे, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर। अरे उन्होंने ना ये सीक्वेंस को बिगाड़ दिया है, उन्होंने डी एन का स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर किया है। मैं ओ से कैलकुलेट कर रहा हूं सब, वो डी से कर रहे, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस ही तो है। ठीक है, तो एनओ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनओ किससे बना हुआ है, एनसी प्लस सीओ। अरे एन से लेके ओ तक क्या क्या है, एनसी है प्लस सीओ है, तो एनसी वैसे का वैसे रहेगा, और सीओ के लिए क्या डाल सकते हैं, एच। लेकिन ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगाना पड़ेगा ना। देखो वही लगाया है यहाँ पे, ये वाली स्टेप।
dn कॉपी हो गया, dn कॉपी है, ये देखो NO के लिए क्या लिखेंगे, NC का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, लेकिन CO मतलब H, NC प्लस CO होल स्क्वायर, ऐसे बोलना है मुझे। तो क्या बन जाएगा, NC स्क्वायर प्लस 2 NCCO प्लस CO का स्क्वायर। जहां जहां पे CO है वहां वहां पे स्मॉल h डाल दो, तो इस CO के जगह पे स्मॉल h आएगा, इस CO के जगह पे स्मॉल h आएगा। क्लियर है? ये देखो स्टेप कितने छोटे हो गए, CO के जगह पे h आ गया, CO का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर हो गया। अब ये सबके बाहर कौन है, DM, तो DM को सबके साथ मल्टीप्लाई करते बैठो, मतलब ये DM DC स्क्वायर के साथ आएगा, ये DM जो है ये 2NCH के साथ आएगा, लेकिन 2H ये कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया। NC ये वेरिएबल है, याद है ना, वेरिएबल के साथ हम लोग DM DR ऐसा कुछ तो लेते हैं, और ये DM किसके साथ रहेगा, H स्क्वायर के साथ, H स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अरे CO का गैप कभी चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब वो कांस्टेंट हो गया। तो ये DC स्क्वायर DM, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, IC, स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ DM स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ DM, देखो मेरे पास एक रैंडम शेप है, उसके मैंने इनफाइनाइट पार्टिकल लिए है, और सारे पार्टिकल का छोटा छोटा मास में ऐड करते जा रहा हूँ, DM1 प्लस DM2 प्लस DM3 प्लस डॉट 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 प्लस DMN, ये सबका एडिशन कितना हो जाएगा, वो पूरे रैंडम शेप का मास, पूरे ऑब्जेक्ट का मास मतलब कैपिटल M होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DM करोगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल M। ये देखो वही तो दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये एक रूल है, ये याद रखो, इसका प्रूफ हायर फिजिक्स में आता है। जब भी हम लोग सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो उसके अराउंड के टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमेशा जीरो होते हैं, ये एक थ्योरम है। तो अपना सेंटर ऑफ मास कहां पे है बॉडी का, सी, वही बता रहा हूं NC स्क्वायर का क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है ना, इसके अराउंड के ऑल मूवमेंट्स जीरो होते हैं, एडिशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, summation of all the movements measured along the axis passing from the center of mass। 11 का टेक्स्ट बुक निकालना है और इसमें सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन देखना है, उसमें ये प्रॉपर्टी मिलेगा, ये मैंने पढ़ाया है। तो ये जो है ना, ये सबका समेशन, ये पूरे स्टेप का आंसर, इंटीग्रेशन से लेके ये वाला, ये बीच का जो स्टेप है ना, ये पूरा इंटीग्रेशन NCDM, इस सब का आंसर हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि C इज अवर सेंटर ऑफ मास, उसके अराउंड हम लोग जब मूवमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं देन इट बिकम्स जीरो, ये रूल है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचा क्या, ये वाला टर्म, इसका आंसर IC था, और इसका आंसर आ गया कैपिटल M। तो H स्क्वायर के साथ कैपिटल M को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा MH स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। यहां पे अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। चलो इस सेशन के 2 ही मिनट बचे हैं,
तुम लोगों के लिए होमवर्क ये है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम डायग्राम और प्रूफ लिख के रखना है, और डिस्क का डायग्राम और प्रूफ लिखना है, जो आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये पढ़ के रखो। और वो जो तुम्हारे डाउट है आशीष, वो सॉल्यूशन अब तक मुझे मिला नहीं है, फिर भी मुझे गड़बड़ लग रही है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में उन्होंने कुछ तो मिस्टेक किया है। उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूं। मेरे हिसाब से हम लोग जो मेथड यूज कर रहे थे, उनका मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड रहता है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम आना चाहिए उनका, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है, तो वो अभी भी मुझे नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने मिस्टेक की है। ढूंढ रहा हूं मैं, तुम लोग भी ढूंढ सकते हो। लास्ट लेक्चर में जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम था ना, उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। नहीं, मैं हर बार वो ग्रुप पे क्यों भेजू, तुम लोग याद नहीं रख सकते इतना लेक्चर? ऐसे ही तुम लोग मूवी देखने के लिए बैठे हो क्या? लेक्चर मतलब नोटबुक लेके बैठ नहीं सकते, नोट डाउन नहीं कर सकते? मैं ग्रुप के ऊपर कुछ भी नहीं पोस्ट करने वाला हूँ। जो लेक्चर में बताया जाएगा वो याद रखना है, वो एग्जीक्यूट करना है। मैं हर बार नहीं याद दिलाते बैठूंगा तुम लोगों को।